हेलो 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 जय वॉरियर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगले 3 महीने में 99 परसेंटाइल की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर। ठीक है, पर्टिकुलर हम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट आप लोगों का सिलेबस अभी ख़त्म होने के लिए आया होगा। जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट से आप पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी तरीके से आप पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस दिवाली के आसपास लगभग वाइंड अप होने को आ गया होगा और एक आध कोई चैप्टर बचा होगा जिसको आप बहुत इजीली अभी दिवाली के बाद ख़त्म कर लेंगे। तो अब सवाल ये आता है कि अब इन 3 महीनों को कैसे हम ऑप्टिमाइज़ करें, कैसे अपनी प्रिपरेशन को अप टू द बेंचमार्क पर सेट करें कि हमारे मैथमेटिक्स के अंदर 99 परसेंटाइल बन जाए। तो मैं पूरी बात बताऊंगा आपको। एक ऑन एन एवरेज कितना मार्क्स चाहिए होता है आपका पेपर, चाहे किसी भी शिफ्ट में 2026 के जनवरी टाइम में फंसे, आपको अपनी उस शिफ्ट में मैथमेटिक्स के अंदर कितना स्कोर करना चाहिए जिससे कि आप 99 परसेंटाइल मैथ्स के अंदर बना सको। तो बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है। मैं 3 महीने की स्ट्रेटेजी बता देता हूँ जिसको आप आफ्टर दिवाली ख़त्म होते ही आप उसको फॉलो करना शुरू कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे अभी अभी आपने क्लास 12th अपना पढ़ा है, तो सबसे पहले ना आपको क्या करना है, स्टार्ट विथ रिवीजन ऑफ क्लास 12th। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपना क्लास 12th का रिवीजन शुरू कर देना है फिर से। क्योंकि आपने जब पहला चैप्टर पढ़ा होगा सेट रिलेशन फंक्शन, तो उसको पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया होगा। आई थिंक आपने उसको मार्च या अप्रैल में पढ़ना शुरू किया होगा। मोस्टली अप्रैल में पढ़ना शुरू करते हैं बच्चे, अप्रैल मई में। तो उस चैप्टर को पढ़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो वहाँ से आपको शुरू करना है, मतलब कैलकुलस के पहले चैप्टर से शुरू करना है। ठीक है, तो 12th का रिवीजन इसलिए कह रहा हूँ मैं कि आप लोगों ने 12th अभी अभी ख़त्म किया है, तो 12th के रिवीजन से अगर आप शुरू करोगे तो एक आपका कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। क्योंकि 11th का कोई चैप्टर एकदम से उठा लोगे ना अभी, तो आपको बहुत दिक्कत सी आने वाली है और आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये क्या पढ़ा दिया था 11th में, क्योंकि उसको पढ़े हुए लगभग 1.5 साल से ज़्यादा हो गया। ठीक है, 11th का पहला चैप्टर आपने बहुत पहले पढ़ा होगा, उसको लगभग 1 साल से ज़्यादा टाइम उसको हो गया होगा। ठीक है, तो हैंस आपको अभी क्या करना है, जो आपका 12th का सिलेबस अभी ख़त्म हुआ है वहीं से चैप्टर उठाना है। ठीक है, उसके बाद उस चैप्टर के क्या करने हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। जेई मेंस के सारे पीवाईक्यू, सिर्फ 3 साल के 5 साल के नहीं, उस चैप्टर के जेई मेंस के पुराने पीवाईक्यू 2004 2005 जब एआई ट्रिपल हुआ करता था तब से लेकर के 2025 तक के या 2024 तक के पीवाईक्यू आप सॉल्व करो। 2025 के पीवाईक्यू आप एज ए टेस्ट उसको होल्ड पे रखो, उसको आप एज ए टेस्ट लगा सकते हो अभी के लिए। तो किसी भी चैप्टर को अगर आप स्टार्ट करते हैं रिवीजन, चाहे वो 12th का हो चाहे वो 11th का हो, सबसे पहले आपको उसके पीवाईक्यू पे ही फोकस करना है। अगर एक बार आप मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व कर लेते हैं, देन आपको स्विच करना है जेई एडवांस के सिंगल करेक्ट और इंटीजर टाइप वाले पीवाईक्यू पे। वो एक बात की कहानी है, पहले आपको मेंस के पीवाईक्यू पे फोकस करना है। ठीक है, उसके बाद स्ट्रॉन्ग क्लास 11 कॉन्सेप्चुअली। अब देखो यहाँ पर मसला ये है कि जैसे मैंने आपसे कह दिया कि क्लास 12 का रिवीजन शुरू करो। अब इस टाइम पे बच्चा सबसे ज़्यादा फड़फड़ा रहा है कि सर हमारा 11 तो रिवीजन होगा ही नहीं, 11 का तो हम कैसे प्रिपरेशन करेंगे। सबसे ज़्यादा डर तो हमें 11 के कंटेंट को लेकर के। तो भाई 11 के जितने भी चैप्टर्स हैं उसको आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हैंड पे रखो। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी भी चैप्टर को बहुत डिटेल्स में जा करके पढ़ो इस टाइम पे। जैसे मान लीजिए सर्कल है, क्लास 11 का चैप्टर है। अब सर्कल का जितना भी बेसिक है, सर्कल के सारे फॉर्म्स में इक्वेशन लिखना आनी चाहिए। ठीक है, कॉर्ड की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं, ये पूरा बेसिक आपको लिखना आना चाहिए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हैंड पर होने चाहिए। अगर आपका 11th का कॉन्सेप्चुअल पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होगा तो वो 12th में जहाँ जहाँ भी कैलकुलस के अंदर, वेक्टर 3D में कहीं भी यूज़ होगा, उसको आप यूज़ कर पाओगे 11 के हर कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो 11th के हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट आपके बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए इस टाइम पे। तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करें। मैं ये नहीं कह रहा कि 11th को बहुत डिटेल्स में जाके पढ़ें किसी भी चैप्टर को। आप पहले उस चैप्टर की थ्योरी पे कमांड करें, फॉर्मूले पे कमांड करें, प्रॉपर्टीज़ पे कमांड करें। 11th का चैप्टर आपका अगर उस एंड पर स्ट्रॉन्ग होगा तो आप उसको कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर पाओगे। क्लास 12th में कोई भी सवाल अगर आपका अटकता है 11 के कॉन्सेप्ट की वजह से तो गड़बड़ हो जाती है। ज़्यादातर बच्चों को मैं देखता हूँ क्लास 12th का कोई भी सवाल अगर उसके पास आता है, जैसे सपोज इंटीग्रेशन का कोई सवाल है जिसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है, अब वो ट्रिग्नोमेट्री देख के भागने लगता है बच्चा, जबकि आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए ताकि आपका क्लास 12 का कोई भी क्वेश्चन अटके ना। जैसे अभी रिसेंटली मैं 3D पढ़ा रहा था क्लास में, पीवाईक्यू प्रैक्टिस कर रहा था 2025 के, तो ना मुझे उसमें 3D में शॉर्टेज डिस्टेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखा जिसमें आगे जा करके ना एक इलिप्स की उसने लेटस रेक्टम की लेंथ पूछ ली। अब आप सोचो 3D का क्वेश्चन है, शॉर्टेज डिस्टेंस का सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, लेकिन उसमें उसने अननोन दे करके उस अननोन से एक इलिप्स की इक्वेशन बना के ए और बी में, और उसने पूछ लिया कि इसके लेटस रेक्टम की लेंथ बताओ।
3 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की लेंथ बताओ, सर्कल की इक्वेशन बताओ, सर्कल की रेडियस बताओ। इस तरीके से ना 3D के अंदर भी 11th के कॉनिक सेक्शन के कॉन्सेप्ट यूज़ हो गए। तो कहीं ना कहीं आपका कॉनिक सेक्शन वाला पार्ट बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए थ्योरिटिकली, फॉर्मूले के हिसाब से अगर देखें। पता चला वो 3D का क्वेश्चन, आप पूरी दुनिया के लिए वेक्टर 3D बहुत स्कोरिंग है, पता चला वेक्टर 3D का क्वेश्चन आपका अटक गया, किसकी वजह से? 11th का तुम्हें एलिप्स का लेटस रेक्टम का फॉर्मूला ही नहीं पता था, 2b² फॉर्मूला भूल गए हम, पता चला। तो बेसिकली आपको 11th को बहुत कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हैंड पे रखना है, ठीक है। उसके बाद सोल्व 2025 PYQs ऑफ जेईई मेंस एज ए टेस्ट। देखो मैंने आपसे कहा था कि आप PYQ अगर कर रहे हैं तो 24 तक के कर लीजिए या फिर 23 तक के कर लीजिए, 24-25 के PYQ आप एज ए टेस्ट दीजिए। अब मसला ये है कि सर एज ए टेस्ट हम देंगे कैसे, कहाँ मिलेंगे हमें 25 के सारे PYQ? तो वो सोर्स भी मैं आखिरी में आपको बताऊंगा कि 2025 के चैप्टर वाइज PYQ या पेपर वाइज PYQ कहाँ मिलेंगे। उसके लिए मैं आपको वेबसाइट बता के जाऊँगा लास्ट में, वहाँ से आप आराम से वो PYQ उठा सकते हो PDF फॉर्मेट में, और वहाँ वो सारे अनसॉल्व्ड हैं उसको उठा करके सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, ठीक है, एज ए टेस्ट। उसके बाद जब आपने टेस्ट दे दिया तो फिर उसके बाद ना सेल्फ असेसमेंट करना भूल जाते हैं बच्चे ज़्यादातर। आप कोई भी टेस्ट दो, चाहे मॉक टेस्ट दो, किसी कोचिंग का आपने टेस्ट सीरीज़ खरीद रखा है वो दो, या जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे अगर आपका टेस्ट हो रहा है सैटरडे संडे, या जब भी टेस्ट हो रहा है आपका हर 2 वीक के बाद, तो ज़्यादातर बच्चे ये गलती करते हैं कि वो सेल्फ असेसमेंट नहीं करते हैं। अब सर सेल्फ असेसमेंट करते कैसे हैं ये भी तो हमें बताओ। तो भाई बहुत सिंपल है, सेल्फ असेसमेंट का मतलब ये है कि अगर आपने मैथ्स में 25 क्वेश्चन आपको पेपर में मिले, आपने मान लीजिए 15 क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी के 10 क्वेश्चन आपसे सॉल्व ही नहीं हुए, तो भाई वो जो 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए हैं उन क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, देखो कि उसमें क्या ऐसा था जो हमने नहीं पढ़ा या जो हमें नहीं आता था उस टाइम पे, जो हमने 10 क्वेश्चन छोड़ दिए, किस वजह से छोड़ दिए, उस रीज़न पर अपना काम करो, वर्कआउट करो उसके ऊपर। फिर मान लीजिए 15 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, उसमें से मान लो 12 सही हुए, 3 गलत हो गए, तो वो जो 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं वो किस वजह से गलत हुए? क्या हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी या हम कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग चले गए थे? तो कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन आपके नॉन अटेम्प्ट और इनकरेक्ट हो रहे हैं उन क्वेश्चन पर आपको काम करना है। सेल्फ असेसमेंट में सबसे पहली बात तो ये देखी जाती है कि आप जो क्वेश्चन रॉन्ग कर रहे हैं या जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं वो आपको किस तरीके से उन पे पहले काम करना है। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से 25 क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। आपका अटेम्प्ट, नॉन अटेम्प्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट का जो रेशियो है, जो एक कॉलम आप बनाओगे जिसमें अटेम्प्ट, नॉन अटेम्प्ट, करेक्ट, इनकरेक्ट का, आप जब भी पेपर दो एक हमेशा एक इस तरीके से डायरी में कॉलम बना लिया करो, अटेम्प्ट, नॉन अटेम्प्ट, करेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। मान लीजिए 25 क्वेश्चन में से आपने 15 अटेम्प्ट करे, मतलब 10 आपके नॉन अटेम्प्ट में चले गए, करेक्ट मान लो 12 हुए और इनकरेक्ट कितने हुए? 3 हुए। तो कहीं ना कहीं आपको ये जो नॉन अटेम्प्ट और ये जो इनकरेक्ट वाले 13 क्वेश्चन है, सबसे पहले इनको सॉल्व करना है, ठीक है। इनको सॉल्व करने के बाद आपको ये एनालिसिस करना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कहाँ और इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बस इन 2 कॉलम पे आपको सबसे ज़्यादा काम करना है। इसमें यहाँ पर नॉन अटेम्प्ट और इनकरेक्ट के अंदर जो डेटा लिखा है ना, इसको जितना छोटा रखोगे उतना अच्छा है। अपने आप आपके ये 2 कॉलम के डेटा अपने आप बढ़ जाएंगे आपके। आप इनकरेक्ट 3 कर रहे हो, अगर आप ये इनकरेक्ट 2 पे ले आओगे, 0 पे ले आओगे, तो ऑटोमेटिकली करेक्ट वाला रेशियो आपका बढ़ जाएगा ना। समझ रहे हो बात को? तो कहीं ना कहीं आपको हर टेस्ट को देने के बाद इस पर्टिकुलर कॉलम पे काम करना है, इस पर्टिकुलर बात पर आपको हर चीज़ को गौर करना है, ठीक है, कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ। अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हम लोग हर साल देखते हैं। मैं बहुत सालों से ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, मैं देखता हूँ पढ़ते बहुत कुछ है बच्चे, एकदम रगड़ रगड़ के पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है ना, तो वो जो पढ़ा हुआ कंटेंट होता है उसको कन्वर्ट ही नहीं कर पाते मार्क्स में, और फिर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि हम करें क्या, ठीक है। तो बेसिकली आपको यहाँ पे हर टेस्ट के बाद सेल्फ असेसमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बजाय इसके कि हम फटाफट कोई नया चैप्टर शुरू कर दें या कोई नया टेस्ट पेपर शुरू कर दें। भाई एक टेस्ट पेपर जो दिया है, पहले शांति से, इत्मीनान से उस टेस्ट के ऊपर एनालिसिस कर, पूरा बैठ के समझ कि तूने क्या गलतियाँ की है, ठीक है। अब आती है बात की क्लास 12 के कौन से वो चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा हाई वेटेज वाले हैं और हमें किस पर्टिकुलर चैप्टर पर काम करना है, ठीक है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं जेईई मेंस के 2026 के अटेम्प्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने कैलकुलस वाले पार्ट पे फोकस करना है। ज़्यादातर बच्चे कैलकुलस से भागते हैं, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन देख के पता नहीं हवा टाइट हो जाती सबकी। भाई 9 से 10 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं जेईई मेंस के जनवरी अटेम्प्ट में, चाहे आपकी किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम फंसे। कैलकुलस का सेट रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये पूरा डिफरेंशियल कैलकुलस, साथ ही साथ पूरा इंटीग्रल कैलकुलस से मिला करके लगभग 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे,
ठीक है, 25 में से 10 क्वेश्चन का वेटेज बहुत होता है कैलकुलस का। उसके बाद आते हैं वेक्टर 3D पर। वेक्टर 3D एक सुपर इंपॉर्टेंट पोर्शन है जहाँ पे बोर्ड एग्जाम से लेकर के जेई मेंस हर जगह पर आपको वेक्टर 3D के 3 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट दिखेंगे। कुछ अटेम्प्ट ऐसे भी हुए थे 2024 में और 25 में जहाँ पे 4-4 क्वेश्चन हमें वेक्टर 3D के दिखे थे। स्पेशली ये 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन 3D के होंगे और 1 क्वेश्चन वेक्टर का होगा, तो बिल्कुल आपको वेक्टर 3D को हल्के में नहीं लेना है। 3 क्वेश्चन बहुत होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट का 1 से 2 क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट होता है, मिनिमम 1 मान के चलता हूँ मैं, और मैक्सिमम 2 भी आ सकते हैं कभी कभी, एक मैट्रिक्स का एक डिटर्मिनेंट का, या 1 क्वेश्चन तो मिनिमम मिलेगा। फिर क्लास 12 का एक चैप्टर और है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, जहाँ से 1 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आता है। तो प्रोबेबिलिटी अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है तो आप क्या करो, इसको सिर्फ बोर्ड्स लेवल पर प्रिपेयर करके जाओ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बायस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बस इतना आप पढ़ के जाओगे ना तो आपका काम प्रोबेबिलिटी से हो जाएगा। उसके बाद आप मेंस के थोड़े बहुत पीवाईक्यू लगा के जाएंगे ना, पेपर में अगर प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन इजी आया तो आप कर पाओगे, अदरवाइज अगर मुश्किल आया तो वो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हाई होते हैं। तो 12 के इन चैप्टर्स पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, स्पेशली कैलकुलस पर, कैलकुलस, वेक्टर 3D और मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ठीक है। इतना करोगे तो 25 में से लगभग 15 क्वेश्चन का हिसाब किताब ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। 15 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपको, 15 से 16 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब बात आती है क्लास 11 की प्रिपरेशन हम कैसे करें, क्लास 11 को रिवाइज कैसे करें, क्योंकि 12th का तो सिलेबस हो गया, अब प्री बोर्ड्स भी होने वाले हैं आपके, उसके बाद आपके प्रैक्टिकल्स भी आएंगे जनवरी में, तो क्लास 11 का पोर्शन कहीं ना कहीं लोगों का रह जाता है। तो आपको क्या करना है, क्लास 11 में जैसा मैंने कहा था आपको पूरी क्लास 11 को कॉन्सेप्चुअली बिल्कुल सबसे पहले स्ट्रॉन्ग रखना है। हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। फिर चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री हो, फिर चाहे वो सीक्वेंस एंड सीरीज हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब मैं अगर बात करूँ हाई वेटेज चैप्टर की, जो हमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जा करके पढ़ना है 11 के, सबसे पहली बात तो 11 का हर चैप्टर कॉन्सेप्चुअली पूरा पढ़ा हुआ होना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ कि जहाँ से श्योर शॉर्ट क्वेश्चन हर साल एक क्वेश्चन मिलेगा, वो चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको आप पढ़ लेना। ईजी चैप्टर है, इंडिविजुअल चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा मिक्स कॉन्सेप्ट नहीं यूज़ होते हैं कि भाई कुछ और भी लग गया, इधर से लग गया, उधर से लग गया। थोड़ा बहुत आपको इसमें क्वाड्रेटिक का टच मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज़ के अंदर, बाकी आप सीक्वेंस एंड सीरीज़ को एक इंडिविजुअल चैप्टर लेकर के चलें। तो सीक्वेंस एंड सीरीज से 1 क्वेश्चन श्योर शॉर्ट आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिखते हैं कई बार, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, डिफरेंस ऑफ रूट्स पे ही काम हो जाता है, लोकेशन ऑफ रूट्स तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, रेंज वगैरह पे ही काम हो जाता है, ठीक है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन इसमें बहुत सिंपल सा एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, दो के प्रोडक्ट का सम, ये सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्वाड्रेटिक के यूज़ होते हैं, ठीक है, हर जगह यूज़ हो जाते हैं। कैलकुलस में पूछ लेगा कि एक इक्वेशन है, ये है, वो है, इसको सॉल्व करके जो मान लो 4 डिग्री की या 6 डिग्री की या 8 डिग्री की इक्वेशन बन गई, तो वो सम ऑफ द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स पूछ लेता है, मतलब वो बेसिकली सम ऑफ द रूट पूछ रहा है आपसे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला टॉपिक छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम पूरा पढ़ के जाओ। बाइनोमियल थ्योरम से बहुत सारी चीज़ें डिलीट भी हो गई हैं, तो अभी हालांकि 2026 का सिलेबस आया नहीं है, लेकिन 25 के सिलेबस के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो बाइनोमियल थ्योरम भी आपको पढ़ के जाना चाहिए। कई बार जनरल टर्म पर बेस्ड क्वेश्चन, रिमाइंडर प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट मिल जाता है, तो काम हो जाता है। पीएनसी आपको पढ़ के जाना है। पीएनसी एक बड़ा इजी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको आप चाहो तो आखिरी में पढ़ना जनवरी वाले महीने में, ताकि आप इसको भूलो ना, बार बार भूल जाते हैं बच्चे पीएनसी को। स्टैटिस्टिक्स को बहुत डिटेल्स में अच्छे से पढ़ के जाओ, पीवाईक्यू बिल्कुल स्क्रैच से लगा के जाओ स्टैटिस्टिक्स के, श्योर शॉर्ट डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। और अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हो तो एडवांस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हो चुका है अब, ठीक है, ये 2 साल से एडवांस के सिलेबस में भी है, तो स्टैटिस्टिक्स को नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं 2D ज्योमेट्री से, तो पॉइंट एंड स्ट्रेट लाइन को बहुत डिटेल्स में पढ़ के जाओ। बहुत बार मैंने देखा है, कई बार डायरेक्ट सेंटर ऑफ ट्राइंगल का क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रेट लाइन का डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद सर्कल को भी कॉनिक सेक्शन से आप टारगेट कर सकते हो, थोड़ा डिटेल्स में पढ़ के जा सकते हो, क्योंकि ईजी चैप्टर है थोड़ा सा, नो डाउट उसके अंदर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन बहुत सारे हैं, लेकिन उन सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन को अगर आपने डिटेल्स में 11 के अंदर पढ़ा होगा ना, तो रिवीजन करते टाइम आप बहुत ईजिली उन सारी चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली समझ के, अगर सर्कल और स्ट्रेट लाइन का मिक्स क्वेश्चन भी आया तो आप उसको कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कॉनिक सेक्शन का जो बचा हुआ पूरा पार्ट है ना, उसके सारे फॉर्मूले जरूर आप पढ़ के जाओ। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था 3D के अंदर, उसने इलिप्स के लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ पूछ ली, तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्चुअली कॉनिक सेक्शन पूरा अच्छे से आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये 11 को रिवाइज करने का पूरा मैंने प्लान आपको दे दिया, कितने दिन में क्या करना है। अब ये बैठ के आपको पूरा शेड्यूल बनाना है, मैं शेड्यूल प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड कर रहा हूँ कि क्या पढ़ना है और क्या
नहीं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं मैथ्स में बात करूँ कि कितने मार्क्स एवरेज आप लेकर के आएँ कि आपके मैथ्स में 99 परसेंटाइल बन जाए। अगर आप इतने सारे चैप्टर्स को टारगेट करके जाएंगे ना, तो जिस चैप्टर से क्वेश्चन डूएबल दिखेगा उस चैप्टर से क्वेश्चन उठाना है, और 25 में से लगभग 13 से 14 क्वेश्चन अगर आपने कर दिए, 13 क्वेश्चन भी अगर आपने कर दिए, तो आपका 50% स्कोर मैथमेटिक्स के अंदर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 13 क्वेश्चन श्योर करेक्ट करते हैं तो 13 इंटू 4 52 मार्क्स आपके आते हैं। एक दो क्वेश्चन अगर आपके गलत भी हुए, मार्जिन ऑफ एरर लेके चलूँ, तो 50 मार्क्स इज इक्वल टू 99 परसेंटाइल इन मैथमेटिक्स। सीधा सा फंडा है भाई। अगर पेपर बहुत टफ आया ना, तो एक बार मैंने देखा है 32 मार्क्स पर भी 99 परसेंटाइल बने हैं मैथमेटिक्स के अंदर। ये बहुत स्ट्रेंज बात है, आपको लग रही होगी ये क्या बात बोल रहे हो, 32 नंबर मतलब 8 क्वेश्चन सही करने। हाँ, अगर पेपर बहुत टफ आता है, बहुत लेंदी आता है, तो मैथमेटिक्स में नॉर्मलाइजेशन के बाद 99 परसेंटाइल बहुत कम नंबर पे भी बन जाते हैं। अब केमिस्ट्री फिजिक्स के हिसाब से आपको अपना ओवरऑल स्कोर मार्क्स करना है कि आप ओवरऑल स्कोर्स 99 परसेंटाइल लेके जाना चाह रहे हैं, तो फिर केमिस्ट्री फिजिक्स से आपको सपोर्ट चाहिए होगा, ठीक है। तो ये पूरा मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो इस चैनल पर मैं अभी अवेलेबल हूँ। मैं हर दिन आपके लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के आऊँगा। ये मैंने चैप्टर की स्ट्रेटेजी बता दी है। अगर आपको चाहिए कि मैं दिवाली वेकेशन में कैसे पढूं, या मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए, मॉक टेस्ट कहाँ से देने चाहिए। अच्छा, मैं मॉक टेस्ट का पहले आपको बताता हूँ। अगर आप PYQs को एज ए मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप मैथोनगो से जा करके डाउनलोड कर लेना फाइल। वहाँ पे चैप्टर वाइज उन्होंने PDF डाली हुई है, वो बहुत अच्छी PDFs होती है, और उसको आप इजीली वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके डाउनलोड करके वहाँ से टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो मैथोनगो गूगल पे डालोगे आ जाएगा, ठीक है। तो बस यही मोटा मोटी मैंने आपको प्लान बता दिया। अब इस पर आप एग्जीक्यूशन आपको करना है, ग्राउंड लेवल पे आपको पूरा काम आप ही को करना है एज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो लगे रहो, अच्छे से दिवाली के छुट्टियों को यूटिलाइज़ करो, और फिर पूरा एकदम एनर्जी के साथ वापस से अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो।